टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। पाक फौज ने इब्तिदाई इंक्वायरी में इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर साबिक कोर कमांडर पेशावर और DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी की। इनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जियां भी साबित होती हैं। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि फैज हमीद और उनके भाई नजफ हमीद टॉप सिटी को गैर कानूनी तौर पर टेक ओवर करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से राबते का मशवरा दिया। अटॉर्नी जनरल ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। आला अदलिया के अहकामात पर संगीन इल्जामात की तहकीक के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिश पर साबिक DGISI फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलविस रहे। फैज हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फैज हमीद की सियासत में मुदाखलत रही है। 9 मई वाकयात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है 2013-14 में शुरू होने वाली साजिशों में यही लोग मुलविस रहे। जनरल बाजवा और फैज हमीद का आपस में करीबी ताल्लुक था। सियासी मामलात आ जाएं तो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती। जो लोग इक्तिदार के पीछे भागते हैं उनके साथ यही होता है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग से राब्ता किया। आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर फैज हमीद ने कहा मेरे सर पर हाथ रखें। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त हमारी सफों से एक बंदा शामिल किया गया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था जो बातें कर रहा हूं उन पर हलफ देने को भी तैयार हूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, अपना तरीकाकार है। वो जो कार्रवाई करना चाहती है कर सकती है। नहीं है और फौज की अपनी मर्जी है और अपने उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो जिसको जैसे चाहे करना चाहे उनकी मर्जी। इससे पहले तहरीक इंसाफ का भी एक मुतालबा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाए। उसमें तरीके क्या कहेंगे? मैंने नहीं ख्याल है कि हमारा कोई ऐसा मुतालबा रहा। इमरान खान ने किया, यानी आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। अगर मैंने देखी पूरी स्टेटमेंट देखी क्या है? देखिए फौज का सारा इंटरनल मामला है। वो जैसे तरीकों को देखते हैं वो अपने तरीक़ेकार से जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे उनकी मर्जी। हमें अपने मुहासबे के निज़ाम पर फख्र है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। फैज हमीद मामले पर DGISPR का रद्द-ए-अमल। फौज में कड़े एहतिसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतिसाबी के खुदोखाल वो तफसील से बयान कर चुके हैं। DGISPR का कहना है कि फौज में खुद एहतिसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। खुद एहतिसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड वी हैव इट फर्मली ऑन रूटेड। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। 2 मेजर जनरल और 1 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान फौजी अदालत के सरबराह होंगे। पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर GHQ की AG ब्रांच के सरबराह फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सरबराह की तकर्री के मजाज।
बाज़ाबिता मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ली जाएगी। आर्मी की जैक ब्रांच फील्ड कोर्ट मार्शल में रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट और इंक्वायरी का चालान पेश करने की पाबंद। फौज की तहकीकाती रिपोर्ट पर मबनी चार्जशीट फील्ड कोर्ट मार्शल में पेश की जाएगी। साबिक जनरल फैज हमीद पर फौज की जानिब से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ISI के मुताबिक सरबराह को अपना वकील मुकर्रर करने की इजाजत भी मिल सकती है। कोर्ट मार्शल क्या होता है और फौजी अफसरान के खिलाफ केसेस की समाअत करने वाली अदालत कैसे काम करती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी फौजी एहलकार के दौरान सर्विस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अदालत तश्कील दी जाती है। फौजी अदालत एडजुटेंट ब्रांच के मातहत काम करने वाले फौज के कानूनी डायरेक्टोरेट, जज, एडवोकेट जनरल ब्रांच की एडवाइस पर अमल में लाई जाती है। सीनियर फौजी अफसर पर मुश्तमिल अदालत तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक मुतल्लिका केस को सुनती है और फैसला देती है। फौज के रूल्स और डिसिप्लिन के नफाज और इन पर चेक एंड बैलेंस कायम रखना ही AG ब्रांच की जिम्मेदारी है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत की सदारत हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल करता है, जिसकी मामलत मेजर जनरल और ब्रिगेडियर रैंक का अफसर करता है। इस्तगासा का वकील भी एक फौजी अफसर होता है, जिसकी नामजदगी जैक ब्रांच करती है। जैक ब्रांच फील्ड कोर्ट मार्शल में मुल्जिम के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट और इंक्वायरी चालान चार्जशीट फील्ड कोर्ट मार्शल में पेश करती है। कोर्ट मार्शल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में ज़ेरे तफ्तीश हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। दूसरे मरहले में समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है और अगर सबूत और शवाहिद मौजूद हो और जुर्म साबित हो रहा हो तो आखिरी मरहले में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया जाता है। जुर्म साबित होने की सूरत में इस अफसर के रैंक की मुनासबत से एक मजाज अथॉरिटी सजा का फैसला करती है। जुर्म की नौयत पर अफसर की सजा का तयन किया जाता है। इन सजाओं में रैंक वापस लेना, सहूलियात की वापसी से लेकर कैद बामुशक्कत और मौत की सजा तक शामिल है। सजा की सूरत में मुल्जिमान को 40 दिन के अंदर फौजी अदालत में अपील दायर करने का हक हासिल होता है। अगर मुल्जिमान फौजी अदालत की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है तो वो आला अदालतों से रुजू कर सकते हैं। कानूनी महाज पर मुस्लिम लीग नून को बड़ी जीत मिल गई। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नेहरा और जुल्फिकार अहमद को कामयाब करार दे दिया। इस्लामाबाद से बशारत राजा की ये रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए कानूनी जंग। मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार अदालती महाज पर सुरखरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हलकों में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर दी। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला देते हुए करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है और अरकान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ करते हुए लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तराजे पर नहीं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकुम नहीं कि मुदाखलत की जाए। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 3 आजाद उम्मीदवार राना फराज नून, बिलाल एजाज और एहसनुल्लाह विर्क कामयाब उम्मीदवार करार पाए थे। नून लीग के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन से रुजू किया तो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 3 उम्मीदवारों को कामयाब उम्मीदवार करार दिया था। PTI ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जल्द तकर्री का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। हमारी 4 सीटें एक पेन के स्ट्रोक से किसी और सियासी जमात को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा 17 सीटों वाली जमात की मसनूई अक्सरियत बनाई गई। इस मुल्क का क्या होगा जिसमें आइन को भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को बताते रहेंगे कि उनके वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे। MNA साहिबान ने इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिजर्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है
कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और इस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। पीएसओ में गैर कानूनी भर्ती केस एहतसाब अदालत कराची ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये करप्शन का नहीं, सिर्फ मिसयूज अथॉरिटी का केस था। तो जितनी जल्दी नैब को खत्म करने वरना मुल्क चलना नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात कि अदल का निज़ाम अगर सही नहीं होगा तो मुल्क आगे चल नहीं सकेगा। ये जो केस है ये कोई करप्शन का केस नहीं था, इसमें था जी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। आपने पीएसओ के एमडी जो लगे हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो गलत लगाए हैं। चले हम तो सियासी लोग हुए, हमारा तो काम है भुगतना। इससे पहले भी मैं 2000 में मेरा केस था, वो 9 साल नैब की अदालत में चलता रहा। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी, आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बानी पीटीआई ने स्ट्रेट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना तो एहतजाज करेंगे। आपको बता रहे हैं, बानी पीटीआई ने स्ट्रेट मूवमेंट का फैसला मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना तो एहतजाज करेंगे, ऐसा कहना है बानी पीटीआई का। बता रहे हैं यहां पर बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी को स्ट्रेट मूवमेंट के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा, हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना तो एहतजाज करेंगे। साबिक वजीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद ने मानिक़ अल्फाज में पीटीआई कारकुनों और बानी जमात को सजा का मुतालबा कर दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अगर उनकी बात मान लें तो जेलों में कैद सब कातिल कहेंगे मैं माफी मांगता हूं, मुझे रिहा कर दें। बानी पीटीआई ने तो अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। नवाज शरीफ चाहते हैं कानून के मुताबिक अदालतें फैसले करें। तो उन्होंने तो जुर्म का अपना इतराफ कर लिया। एक तरफ जुर्म का इतराफ किया, दूसरी तरफ जो उनके कारकुन इस जुर्म को उनके कहने की वजह से, उनकी हदायत के मुताबिक जिन्होंने ये जुर्म सरजद किए हैं और जिनकी साजिश के मुताबिक जिन्होंने ये जुर्म सरजद किए हैं, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा इनको फंसा दो, इनको सज़ा दे दो, बल्कि मैं खुद भी इनको सज़ा दे दूंगा, मेरी जान छोड़ दो। अपनी घर की बारी आए तो जी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं था, ये शैतान बच्चे थे। तो शैतान बच्चों को भी सज़ा मिलनी चाहिए और शैतानों के सरगना को भी सज़ा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब यही चाहते हैं जो सब चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का कानून है, कानून के मुताबिक अदालतें फैसले करें। रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने पैगाम भेजा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हुआ तो एहतजाज की कॉल देंगे। आइन पर अमल ना हुआ तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। अगर हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए आइन पर हमला आवर होंगी तो गलत रिवायत चल पड़ेगी। 9 मई को जिसने जुर्म किया उसको सजा दो, कौम को 9 मई का असीर मत बनाओ। बानी पीटीआई किस बात की माफी मांगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हुकूमत हमलावर हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर इशारा जो तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया है, जो हमारा हक़ था रिज़र्व सीट्स का, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल ना हुआ तो फिर वो एहतजाज की कॉल देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं होता तो फिर तो खुदा न खास्ता मुल्क अल्लाह ना करे सरजमीन बेआइन हो जाएगा। फिर तो एनआरकी की सिचुएशन हो जाएगी। अगर आज फेडरल हुकूमत ये कर रही है शहबाज शरीफ की, 9 मई से आगे चले, जिसने गुनाह किया सजा जरूर देने की अदालत से, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, सिविलियन कोर्ट से, जिसने जुर्म किया उसको सजा जरूर मिले, लेकिन कौम को 9 मई का असीर ना बनाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा हैं। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है।
پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول نے کہا، پاکستان کی خاطر سب کو باہمی اتحاد اور اتفاق سے چلنے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، ایئر ایمبولینس کے ذریعے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد تھر موہنجودڑو میں بھی اسی طرح کی سہولت لائیں گے۔ بدین کے ایئرپورٹ کو بھی جلد بحال کریں گے۔ اگر ایئر ایمبولینس خریدی جاتی ہے تو جتنا ابھی یہ ایکسپینڈیچر یا جو یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، ایم او یو ہوئے ہیں، اتنے میں تو صرف پائلٹوں کی جو ان کے اخراجات ہیں وہی بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کامیاب ماڈل ہے اور اس کو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ ایک اس میں بہتری آئے گی اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا، اور جو ایئرپورٹ وہاں پہ اویل کی جا سکتی ہے فیسلٹی، تھر کا ایریا ہے، حیدرآباد ایئرپورٹ ہے، ہمارا موہنجودڑو ایئرپورٹ ہے، اور اسی طرح نواب شاہ ایئرپورٹ ہے، تو وہاں بھی اس خدا نخواستہ کوئی ضرورت ہو تو یہ وہاں بھی آپریٹ کر سکیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو بڑی پیشکش کر دی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ کی حکومت دشمن نہیں، پارٹنر سمجھے۔ سندھ حکومت جائز حق دے تو پیپلز پارٹی کے پارٹنر بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو وفاق میں حصہ نہیں ملا، صوبائی اور شہری حکومت بھی ایم کیو ایم کی نہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جعلی ارسطو جس کے مسلط ہونے کا کہہ رہا ہے، اس کے ویژن پر عوامی منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے ایک بیان میں کہا کہ عوامی وزیر اعلیٰ نے صوبے میں تعلیم کارڈ کا اجرا کر دیا ہے، 1 لاکھ مستحق خاندانوں کو شمسی بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پر مفت علاج اور ادویات دے رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ مینڈیٹ چور سرکار جیلوں کے سپرنٹینڈنٹ، تھانہ داروں اور پٹواریوں کے تبادلوں میں مصروف ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ لاہور کے ہسپتالوں میں مریض رول رہے ہیں، لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ہم سے پیچھے تھے جو آگے نکل گئے، اب ہم نے کسی کو انتشار اور فساد پیدا نہیں کرنے دینا، کسی کو استحکام اور پالیسیوں سے نہیں کھیلنے دینا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کوریا ہم سے پیچھے تھا، ہم سے آگے نکل گیا۔ ملیشیا ہم سے پیچھے تھا، ہم سے آگے نکل گیا۔ ویتنام ہم سے پیچھے تھا، ہم سے آگے نکل گیا۔ اگر ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے تو پاکستان کے نوجوانوں کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ انف از انف۔ اب ہم نے پاکستان کی ترقی کے راستے میں کسی کو روڑے ڈالنے نہیں دینا، فساد اور انتشار پیدا کرنے نہیں دینا۔ ہم نے پاکستان کے استحکام، پاکستان کی پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دینا۔ پنجاب اسمبلی کی 5 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب، اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی عارف محمود گل قائمہ کمیٹی برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے چیئرمین منتخب، نور الامین وٹو قائمہ کمیٹی برائے ریونیو، عدنان افضل چٹھا قائمہ کمیٹی برائے اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، ملک لال محمد قائمہ کمیٹی برائے ہائر ایجوکیشن اور ممبر صوبائی اسمبلی ذوالفقار علی شاہ قائمہ کمیٹی برائے ایگریکلچر کے چیئرمین منتخب۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب نے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے اسٹیل مل بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سندھ حکومت صنعتی ترقی کے لیے صنعتوں کی بھرپور مدد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا انڈس موٹرز کا دورہ، کہا پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملکی برآمدات میں اضافہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا دنیا کے 49 ممالک میں مینوفیکچرنگ کی سہولت موجود ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پودا بھی لگایا۔ سندھ حکومت نے مفت ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا۔ ASSL اور لوکل کونسلز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدے پر دستخط،
تقریب میں صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے۔ معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں سکھر، روہڑی، خیرپور اور گھوٹکی سے کراچی مریضوں کو لانے کے لیے ایئر ایمبولینس سکھر ایئرپورٹ پر موجود ہوگی۔ کمپنی پہلے مرحلے میں 3 اضلاع سے ماہانہ 5 ایسے مریضوں کو سہولیات مفت فراہم کرے گی جو ادائیگی نہیں کر سکتے۔ باقی ماندہ ایسے غریب افراد جن کو یہ سروس فراہم کی جائے گی اس کی ادائیگی لوکل کونسلز کریں گی اور کمپنی انہیں رعایت دے گی۔ کراچی میں رات گئے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ بادل، بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا اور شہریوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ شہر قائد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کہاں کتنی بارش ہوئی، محکمہ موسمیات نے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں۔ عابدہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں رمجم تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ صبح سویرے بھی ہلکی بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کورنگی میں 10 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ صبح سویرے شہر کے مختلف حصوں میں برکھا رت برسی۔ شہر کا موسم خوشگوار اور مطلع ابر آلود ہونے سے شہری بھی خوش ہیں۔ بہتر موسم ہے ماشاءاللہ، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ موسم تقریباً پورا ایسا ہی رہے۔ موسم تو بہت اچھا ہو گیا، پہلے سے بہتر ہو گیا۔ بارشوں کا ابھی دوبارہ سے امکان ہے کہ دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، لیکن پہلے سے موسم بہت اچھا ہے۔ سیاہ بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دن بھر ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ فیروزوالا میں میاں کالونی پانی میں ڈوبی عوام نے وفاقی وزیر رانا تنویر کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ اہل علاقہ نے رانا تنویر کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لگائے گئے فلڈ ریلیف کیمپ بھی عوام کے کام نہ آئے۔ گلی محلوں میں کھڑے پانی سے نمازی نماز پڑھنے سے قاصر، بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو ہم لاہور شیخوپورہ روڈ کو مکمل بلاک کر کے احتجاج کریں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں سنتا، مجبور ہو کر وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی گاڑی کو روک کر احتجاج کرنا پڑا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انصاف بانٹنے والی عدالت کے ساتھ بھی انصاف نہ ہوا۔ 6 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت 1 سال میں ہی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ بارش کے دوران چھت ٹپکنا، لفٹ کا خراب ہونا معمول بن گیا۔ ابراہیم عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت کی تعمیر جون 2023 کو مکمل ہوئی، مگر 1 سال میں ہی بارش میں چھت ٹپکنا اور لفٹ کا خراب ہونا معمول بن گیا۔ سینئر وکیل لطیف کوسا کے لفٹ میں پھنسنے کے واقعے کے بعد انکوائری بٹھائی گئی اور 2 دن میں رپورٹ طلب کی گئی، مگر اس واقعے کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ نہ وہ رپورٹ منظر عام پر آئی اور نہ ہی وہ لفٹ دوبارہ استعمال کے لیے کھل سکی۔ 2013 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس وقت عمارت کے لیے 4.9 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی، مگر تعمیر بروقت نامکمل ہونے کے باعث لاگت 6.7 ارب روپے سے بھی زائد آئی۔ عمارت کی تعمیر کی ذمہ داری پاکستان ورک ڈپارٹمنٹ کو دی گئی اور PWD نے عمارت کا ٹھیکہ ایک پرائیویٹ تعمیراتی کمپنی حبیب رفیق کو دیا۔ 5 ایکڑ پر محیط عمارت پرانی سے زیادہ بڑی اور کثیر المنزلہ ہے، جس کی بنیاد 2013 میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے رکھی تھی اور طارق حسینی نامی آرکیٹیکٹ نے عمارت کا نقشہ بنایا۔ نئی عمارت بننے میں نہ صرف 10 سال لگے بلکہ قومی خزانے کو 1.6 ارب روپے سے زائد کا نقصان بھی پہنچا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تحصیل جنڈ کے گاؤں بھنڈر میں لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک شہید کے گھر آمد۔ صدر مملکت کا لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور شہید کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک شہید کو ملک کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ عزیر شہید نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے بہادر شہداء پر فخر ہے۔ یہ بے مثال قربانیاں قوم کو جلا بخشتی ہیں، دہشت گردی کی جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔